अच्छा जी, चलें आज हम फिर अपना फॉर्मल स्टार्ट कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। जी अच्छा सर। जी, सबसे जी सर। पहले मैंने आपको स्लाइड्स भेजी थी। जी सर, उसमें भेजी हुई। पहली स्लाइड जो थी, अपना जो पीपीटी फाइल थी, उसके अंदर क्रेडिट रिस्क के बारे में था, उसकी डेफिनेशन थी, उसका इंट्रोडक्शन था। जी सर। ऐसे ही सर। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। जहां पे आपको लगेगा उसको हम अपना फिर ना डिटेल में कर लेंगे। नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि इन्हीं चीजों को लेके फिर आगे मैंने अब पेपर देने हैं। यानी मैंने जी अब सर। इसकी अप्लाइड साइंस में जैसे आपको बताया था कि अपनी रिसर्च के बारे में कि हमने ये देखना है कि ये जो अब थ्योरेटिकल बेस होती है, इसको हमने रिसर्च पर्पस के लिए कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, और साथ जो करंट अफेयर्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनको साथ साथ हमने ना वो लेके चलना है। तो अब उसके लिए फिर एक FRM CR1 होगी फाइल। जी सर, है फर्स्ट वाली ठीक है ना जी, ये फर्स्ट वाली जो है। क्रेडिट जी सर। हाँ जी, सोर्सेज इसके अंदर जी इंफॉर्मेशन। अब अपना थोड़ा सा जो है ना, अब पहले क्या होता था, आज से जो पहले लेवल होता था उसमें हम डेफिनेशंस को जुबानी याद करने पे फोकस करते थे। राइट। अच्छा, जी अब सर। क्योंकि हमने इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज करना है, तो अब हमने इसके इन डेप्थ एनालिसिस किया करने हैं। तो अब इसके अंदर अब अगर मैं कहूँ ना क्रेडिट रिस्क का, तो इन नटशाल ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, हम इसको अगर समराइज करना चाहेंगे तो हम कहेंगे जी कि क्रेडिट रिस्क के दो सोर्सेज हैं। एक डिक्रीज इन एबिलिटी टू रीपे, जी और सर। दूसरा है इंटेंशंस टू रीपे। इंटेंशन। यानी उसका जो है वो उसमें अपना नेगेटिविटी का इंक्रीज होना। ये दो इसके अंदर है, बाकी इसकी आगे फर्दर चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। जी सर। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर अब हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें से सिर्फ दो की अपना कह लें कि सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया। एक इसमें हो गया एबिलिटी टू रीपे, और दूसरा इसमें हो गया इंटेंशन टू रीपे। इंटेंशन। इसके बाद आगे जब हमने जाना है, अब क्या होगा कि जो क्रेडिट रिस्क होगा वो हमेशा इन्हीं दो सोर्सेज से आगे मर्ज होगा। अब जो क्रेडिट रिस्क है, अगर हम उसकी बात करें तो इंटेंशंस टू रीपे जो है, अब किसी की नीयत को आप यू कांट जज इट, सॉरी मेजर इट। किसी की इंटेंशंस को हम मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें डिडक्ट करना पड़ता है, इंटेंशंस को जज करना पड़ता है। यानी ये अब आप लोग अगर देखें तो ये क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं हो सकते, क्वालिटेटिवली मेजर होंगे, और डायरेक्टली नहीं होंगे, इनडायरेक्टली होंगे। ये सारी चीजें आगे आनी है, हम इसलिए समझ रहे हैं, लिंक है। उसके बाद दूसरा है वो एबिलिटी का है। अच्छा, जो एबिलिटी है वो दोनों तरीकों से होती है, उसमें क्वालिटेटिव सोर्सेज भी आ जाते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव सोर्सेज भी आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो है वो सारे का सारा है। अच्छा, फिर ये इसके बारे में क्रेडिट रिस्क का जो पीछे डेफिनेशन थी उसी को आगे हमने नेक्स्ट में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क होता है, क्योंकि इस स्लाइड्स के अंदर हमने जो फोकस किया हुआ है वो बैंक को किया हुआ है, लेकिन आप ये ना समझे कि ये क्रेडिट रिस्क सिर्फ बैंक को होता है। जहाँ पे भी उधार लेन देन होता है वहां पे क्रेडिट रिस्क साथ ही मर्ज हो जाता है। यहाँ पे हम पैसे की बात कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स के अंदर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, इसलिए हम उसको बेंचमार्क लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है जब आप लैंड मनी करते हैं तो उसी के ऊपर ये अप्लाई होगा। अगर आप किसी को उधार चीजें भी देते हैं तो वहां पे भी सारे का सारा यही कानून लागू होगा कि आपको ना सिर्फ आपके पैसे वापस मिले, बल्कि जो डिजायर प्रॉफिट है वो भी आपको साथ आए। अच्छा, अब इसके बाद कुछ क्रेडिट रिस्क जो है अवार्ड करने के लिए हर बैंक के अंदर एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन
सीट होती है जिसको हम क्रेडिट मैनेजर कहते हैं, लोन ऑफिसर कहते हैं। जी वो क्या करता है, वो एप्लीकेशंस आप लोगों से, जब भी किसी को अगर उधार चाहिए होता है अपने बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल पर्पस के लिए, तो वो उसमें देता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है, वो जो क्रेडिट रिस्क को लीड कर रहा है क्रेडिट मैनेजर, वो यहाँ पे उसकी कुछ क्वालिटीज को बताया गया है, जो बात हमने पहले की थी। उसमें सबसे पहले जो है ना, ये बेसिकली है डिप्लोमेट। अब डिप्लोमेट क्या है यहाँ पे, क्योंकि जब आप लोग अगर बिजनेस कम्युनिकेशन को जेन में लाएं, तो उसमें हमने एक कर्टसी की बात पढ़ी हुई है 7 Cs में। यहाँ पे वही बात ये है कि आपने अपने बैंक के बिहाफ पे एक उसको बेटर इमेज जो है वो शो करना है। ऐसा नहीं है कि बंदा आपके पास लोन की एप्लीकेशन लेके आया है और आपने उसकी इंसल्ट की है और वो दोबारा आपके बैंक में कदम ही ना रखे। अगर आपको उसकी फिजिबिलिटी वीक लगती है, आपको लगता है आने वाले टाइम में हमें ये लोन वापस नहीं कर पाएगा और आप उसके लिए रेडी नहीं है लोन देने के लिए, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आप उसको पोलाइट वे में इनकार करें। तो ये डिप्लोमेट रोल को प्ले करता है। सेकंड है डिटेक्टिव। अभी हमने बात की है कि जो इंटेंशन है, अब उसके लिए उसका रोल है कि उसने वो जो इंटेंशन है वो जज करनी है, उनको डिटेक्ट करना है। तो वो भी अब उसका क्रेडिट एनालिस्ट का जो है यहाँ पे रोल है। फिर सेल्समैन है। ऑब्वियसली अगर बैंक जो है, मैं बैंक की एग्जांपल लेता हूँ, एक तरफ से वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से वो मनी लेंड कर रहा है। जब तक वो दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसका बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं होगा। आपने क्रेडिट मैनेजर बैंक में बैठ गया है, जो एप्लीकेशन आ रही है वो उसको इनकार किए जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि वो बैंक के फायदे में है? नहीं सर। ऐसे ही है ना वो। अब बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक आम दुकान पे एक आपने सेल्समैन रखा है, जो भी कस्टमर उससे चीज लेने आ रहा है, आप उसको बजाय चीज बेचने के आप उसको वापस भेजी जा रहे हो। तो यही यहाँ पे आ गया है कि जो हमारा रोल है यहाँ पे, वो सेल्समैन का भी है। यानी उसने ना सिर्फ ये देखना है कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो हमारे इंटरेस्ट में है, किसको हमने मनी लैंड करनी है, बल्कि उसकी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग भी हो। और इसकी मैं अब आपको आम रूटीन में एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कभी बैंक में विजिट किया हो, तो आप जाते चेक जमा करवाने हैं या पैसे निकलवाने, कई दफा आपको वही जो आपके अपना बैठे होते हैं बैंक में स्टाफ, वो आपसे कहता है कि मैडम आप हमसे क्रेडिट कार्ड बनवा लें, मैडम आप तो अपना जो है वो हमसे मजीद कोई गाड़ी ले लें, या आप अगर उनसे 5 लाख रुपया उधार लेने गए हैं, वो आपको कहते नहीं हमसे 8 लाख ले लें। क्या होता है, ये सेल्समैन है, यानी वो बैंक के बिहाफ पे वो सेल्समैन का भी रोल प्ले कर रहा है। और फिर अकाउंटेंट है। अब आपको पता है ये जितने भी बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं, उनकी अगर हमने लैंडिंग करनी है, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो बेसिक उसकी नेसेसिटी है। तो उसके लिए फिर हमें बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का भी जो है वो इल्म होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं हमें पता तो वो भी है। फिर उसके बाद है आगे निगोशिएटर। ये जो निगोशिएटर है, ये भी क्या होता है, अब अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं पहले 5 बैंकों को विजिट करूंगा, फिर मैं हर बैंक में जाके कहूंगा जी वो फलां बैंक वाले मुझे इतना आप रेट दे रहे हैं, वो मुझे रजिस्ट्रेशन फी जो है वो बीच में पे कर रहे हैं। दूसरा बैंक जो है वो फिर मेरे से क्या करेगा, वो निगोशिएशन करेगा। वो फिर क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं सर उसमें ये चीज है, हम ये ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी रोल अब वो जो क्रेडिट ऑफिसर होता है उसका यहाँ पे लिखा गया है। फिर लास्ट में है एरिया स्पेशलिस्ट। एरिया स्पेशलिस्ट जो है बेसिकली इसका ये होता है कि अब आपको पता है कि जब एक बैंक में क्रेडिट ऑफिसर होता है, उसके पास मुख्तलिफ सेक्टर से लोन की एप्लीकेशन आती है। वो फूड इंडस्ट्री से भी हो सकता है, वो टेक्सटाइल से भी हो सकता है, वो लेदर से भी हो सकता है, किसी भी तरह से। तो क्या हो, उसको वो एरिया की हाउ नाउ होनी चाहिए। ये ना हो कि उसको पता ही नहीं है कि इस बिजनेस के अंदर कौन सी मशीनरी चाहिए, इस बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होगी तो वो क्या होगा, अभी हम जब आगे नेक्स्ट जो आगे इसके स्लाइड है अगर उसको करेंगे, तो उसमें वो जो हमने 5 Cs की बात की है, तो वो उसमें फिर कंप्रीहेंसिवली उसको जज नहीं कर सके। तो ये कुछ चीजें थी
कि जो हम कहते हैं, तो जो बेसिक रूल है इसके अंदर वो है वेरिफिकेशन का, कि आपने चीज़ों को वेरीफाई करना है। कुछ वर्बल इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको भी क्रॉस चेक करना है। अगर आपको जी उसने कोई डॉक्यूमेंट्स दी हैं, उनको भी आपने क्रॉस वेरीफाई करना है। इसके लिए बड़ी आसान सी एग्जांपल है। अगर आप में से किसी ने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसने बैंक ने आपसे 2 रेफरेंस पूछे होंगे। फिर क्रेडिट कार्ड बनाने से पहले उन्होंने आपके जो रेफरेंस दिए हुए हैं उनको पहले कॉल की होगी, और कॉल करने के बाद वो ये नहीं कहते कि हम क्रेडिट कार्ड बना दें या ना बनाएं, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की होती है एप्लीकेशन के अंदर, वो उसी के बारे में क्वेश्चन करते हैं और उसको क्रॉस चेक करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। ये सिर्फ कंज्यूमर में नहीं होता, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसे ही चलता है, ये जी एग्रीकल्चर सर। में भी ऐसे ही चलता है, और एसएमई में भी ऐसे ही वर्क करता है। सर जहाँ जहाँ वो ब्लेंडिंग होगी वहाँ वहाँ पे ऑब्वियसली सारा चीज वो हाँ जी, चलेगा ये प्रोसेस। देखें, लैंडिंग है ना, उनको ये होता है कंसर्न कि हमें हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेफली दोनों वापस वापस आए। मिले। जी सर। ये उनका बेसिक पर्पस होता है, तो इसके लिए फिर वो वेरिफिकेशन ही मेन वो कहते हैं। अच्छा, अब इसके तो सर वो अंदर, बड़ा डिफाइन आगे ये भी किया हुआ है कि हर हाल में ना इसको अपने इंस्टीट्यूशन को ही डिफेंड करना होता है। हाँ जी, उसकी ये उसकी जो वजह ये है कि हमने एजेंसी थ्योरी पढ़ी है। जी सर। अब मैं इसको थ्योरेटिकली हम बात करते हैं। उन्होंने इस बात को एजेंसी थ्योरी की तरफ इशारा किया है कि जो मैनेजमेंट है उसने अपना इंटरेस्ट नहीं देखना, उसने किसका इंटरेस्ट देखना है? अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने अदारे का इंटरेस्ट देखना है। यानी अब क्या एग्जैक्ट। होगा, उसको ये नहीं होना चाहिए जी मैं ज्यादा से ज्यादा अपना लैंडिंग कर दूं ताकि मुझे बोनस मिल जाए, मुझे और इंसेंटिव्स मिल जाए, मेरे टारगेट्स अचीव हो जाए। बल्कि साथ साथ उसने इस चीज को भी मेक श्योर करना है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करनी जिससे उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी है उसके मालकान का जो है वो आप कह लें कि मेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हर्ट हो। तो ये चीजें इसके जी अंदर सर। आती हैं। अच्छा, अब लास्ट में इसकी आता है ये साइंस और आर्ट। ये बेसिकली कहा गया है क्रेडिट रिस्क एनालिसिस को, कि ये एक साइंस है या एक आर्ट है। तो यहाँ पे इसको हम कंसेंसस से ये कहेंगे कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इन अ सेंस, अब आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबने पढ़ा है, तो फाइनेंशियल जी सर। स्टेटमेंट में हम सबको पता होता है कि अगर रिटर्न ऑन एसेट्स 15% है तो उसका क्या मतलब है, अगर ये -10% है तो उसका क्या मतलब है, अगर ये जी सर। अपना उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी का, तो डेट रेशो का, उसके बारे में जो फिगर आती है उससे हमें अंदाजा हो जाता है ये कंपनी के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इस चीज को हम बोलते हैं साइंस है। लेकिन उसके जी सर। मुकाबले में आर्ट क्या है? उसको आसान जुबान में मैं कहता हूं कि एक क्रेडिट मैनेजर है, उसका है 15 साल का एक्सपीरियंस, उसके मुकाबले में जी एक क्रेडिट मैनेजर है, उसका है 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर दोनों को एक ही एप्लीकेशन जाएगी तो कौन अच्छी तरह से जज कर सकेगा? सर जिसका एक्सपीरियंस स्क्रीन ज्यादा वाला। जिसके हो। पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। यानी क्या हो गया, वो जो अब हम पिछली स्लाइड पे अगर जाएं तो उसमें उन्होंने कहा था डिडक्ट की बात, जी सर। डिडक्ट की क्वालिटी होती है। तो अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पे भी अब उन्होंने बोला है कि डिडक्ट जो है वो अब क्या है, वो आर्ट है। यानी आपने किसी की एबिलिटीज को जज करना जो है, अपना सॉरी इंटेंशंस को जो जज करना है, वो एक आर्ट है। वो हर बंदा जो है वो अच्छी तरह जज नहीं कर सकता। मसलन एक ही बैंक के अंदर अगर 3 ऑफिसर्स बैठे हैं और एक बंदा लोन एप्लीकेशन लेके आया है, वो तीनों को अगर आप एनालिसिस के लिए दें, उनसे इंटरव्यू करें, तो हर तीनों की जजमेंट में फर्क होगा। जी कुछ के सर। कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ के कुछ पॉइंट। क्यों? ये एक आर्ट है, ये हर एक के पास डिफरेंट होगी। तो जी इसके अंदर ये अब जो सारी चीजें हैं, ये बेसिक थी जो क्रेडिट रिस्क की थी, हमें इंटेंशंस का था। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं अप्लाइड सेंस में आता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अब सबसे पहले एजेंसी थ्योरी जो है उसको हम
देख सकते हैं। उसके लिए क्या है कि जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं उनके बारे में जो क्वेश्चनियर्स हैं वो कस्टमर से लिए जा सकते हैं जिन्होंने लोन लिया है, कि क्या बैंक के बिहाफ पे उन्होंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने मैक्सिमम ट्राई किया। अब ये क्या है, ये बेसिकली वो अब चीजें हो रही हैं कि क्या बैंक का जो स्टाफ है वो ये सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों, उनकी बाकायदा से अगर आपकी कोई क्रेडिट ऑफिसर को जानने वाले हैं उनसे पूछें, वो फौरन ही आपको क्रेडिट ऑफिसर की सीट पे नहीं बिठाते बल्कि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। और ये जो चीजें हमने जी बताई हैं ये सारी की सारी उसी में आती हैं। और इन चीजों को हम लेते हैं बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। इनको जी अब सर। हम अगर रिसर्च के अंदर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो ये होगा बैंक कस्टमर रिलेशनशिप में चीज आएगी। और उसके लिए मेरे पास 2-3 पेपर हैं, आपने उन पेपरों को पढ़ना है। जी क्या सर। वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, क्यों, हमने क्वालिटीज पढ़ी है। तो क्वालिटीज भी अगर आप देखें तो सेल्समैन वाला एक काम ऐसा है जिसमें कस्टमर के साथ उसने रिलेशनशिप डेवलप करना है। डिप्लोमेट का जो जी हमने रोल पढ़ा है उसके अंदर क्या है, उसने बैंक के भी आप पे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कायम करना है। तो अब उन्हीं चीजों को निगोशिएटर भी। लेते हुए हम लिटरेचर में बैंक कस्टमर रिलेशनशिप पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। और वो आर्टिकल्स पुराने नहीं है, आपको 19-20 के कई आर्टिकल्स मिलेंगे। और मैं अब आपको जो आर्टिकल शेयर करूंगा वो जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी अगर आप इसके अंदर फाइनेंस की बात करें तो ये एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है और मेरा ख्याल है अगर 3 स्टार के करीब ये जर्नल है। तो इस जर्नल के अंदर भी इसके ऊपर पेपर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस एरिया को भी इंटरनेशनली वेट दिया जाता है। तब आपने उस पेपर को पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो ये अब क्या हो जी गया, सर। इस स्लाइड्स के अंदर अब पहली स्लाइड में हमने पढ़ लिया, अब उसका आगे हमने पेपर पढ़ना है। ये बैकग्राउंड हो गई। जी अब हम देखेंगे पेपर्स के अंदर इसकी बातें किस तरह होती है, ताकि कल जी को सर। जब आपने अगर रिसर्च करनी है तो आपने अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कोई कस्टमर बैंक रिलेशनशिप की कोई बात करनी है तो आपको फिर उसके जी लिए सर। आसानी हो। तो ये हमारी थी सॉरी सर, पहली। अहमद कह रहे हैं कि आप वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, होस्ट वेटिंग फॉर होस्ट कनेक्शन। 1 मिनट में देख, देखिएगा जरा सा। हाँ जी है, एक बिल्कुल है। हो गया, ज्वाइन अलाउ कर दिया मैंने। जी सर। अच्छा जी, अब ये फर्स्ट वाला हमने जो किया है उसका हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वाली जो है। सर ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वाला दोबारा बताइएगा आप। हाँ जी, मेरा वो डिप्लोमेटिक का याद नहीं मैं आ रहा। थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें बेसिकली होता ये है कि अब हमारा इसको हम लेते हैं तो डिप्लोमेट कहते हैं सफीर को। जी सर। हमारे जो लोग मुख्तलिफ ममालिक में हाई कमीशन में कर रहे हैं हम उनको कहते हैं जी ये डिप्लोमेट है, जी जी डिप्लोमेटिक सर। स्टाफ। वो क्या करता है, वो पाकिस्तान के बिहाफ पे बाहर के ममालिक में जाकर डील करता है। वो फिर जी पाकिस्तान के बारे में क्या है कि वो पॉजिटिव इमेज जो है उसको वो वहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर डिप्लोमेट में ये होगा कि अब बैंक है ना, तो बैंक कोशिश करेगा कि जो क्रेडिट एनालिस्ट है वो कस्टमर्स के दिमाग में या जो एप्लीकेंट्स हैं उनके दिमाग में बैंक का एक सॉफ्ट इमेज बनाए। ये जी ना सर। हो कि वो एक कस्टमर अप्लाई करे लोन के लिए, एक एप्लीकेंट, और बाद में वो 10 बंदों को बताए भी ये बैंक तो किसी को कर्जा ही नहीं देता, इस बैंक का तो जी दिल ही नहीं करता किसी को कर्जा देने के लिए, ये बैंक तो जलील बहुत करता है। या मैं आपको आम रूटीन में बातें बता रहा हूँ कि लोग क्या कहते जी हैं, यार ये बैंक की तो सर्विसेज फजूल है, 15-15 दिन लोन एप्लीकेशन रखते हैं बाद में इनकार कर देते हैं। तो ये जो चीज और है वो ना, ये पेनल्टी इससे करते बचना होते है। उसने हैं। उसने क्या करना है, उसकी कोशिश होनी चाहिए कि जो बैंकर है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई एप्लीकेंट है, अगर उसको वो नहीं लैंडिंग कर रहे, वो उसको इतने प्यार से इनकार करे कि वो दोबारा आने के लिए भी रेडी हो। क्योंकि आप ये जी गारंटी नहीं कर सकते कि अगर एक बंदा आज आपके पैरामीटर पे पूरा नहीं उतर रहा तो कल को भी नहीं उतरेगा।
अगर आज जी किसी का बिजनेस कम है तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। तो ये चीज होती सर है इस। वही कस्टमर को लगे कि ये मेरे 100% हक में है, और बैंक को तो ऑब्वियसली लगता ही होता है कि ये एग्जैक्टली मेरे हक में है। एग्जैक्टली उसको उसको होना ही ये चाहिए कि उसके नजदीक क्या है कि यार वाकयातन बैंक राइट पे है, ये मेरे में कमी है, अगर ये ना होती तो मुझे लोन मिल जाना था। जी अच्छा जी सर। देखे ना, दोनों लाइनों में फर्क है। एक में कस्टमर क्या कह रहा है, जो एप्लीकेंट है वो कह रहा है यार ये किसी को लोन दे के राजी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा जो कस्टमर है वो कह रहा है नहीं यार लोन मुझे मिल जाना था लेकिन मेरे इस मसले की वजह से मैं नहीं ले सका। अब क्या हो गया, एक के दिमाग में इमेज सॉफ्ट है, दूसरे जी के दिमाग में जो है वो इमेज हार्ड बन गया। अब वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो दोबारा उस बैंक में नहीं जाएगा, नहीं उसकी जाएगा। कोशिश होगी मैं किसी और में जाऊं। एग्जैक्टली सर। और यही वजह है हमने 7 C's में भी पढ़ी है कि कट सी, आपने अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है, आपने किसी को चीजें रिटर्न करनी है, कुछ करना है, आपने कटसी के साथ करनी है। कंप्लेंट है, कुछ भी है, आपने कटसी को अपना मलूजे खाता रखना है। ये क्लियर जी हो गया सर। जी अब आपको? तो डिप्लोमेट हाँ का जी ये सर। है। और इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन करें ताकि हम उसको बढ़ाएं आगे। तो अहमद जो है ना। हेलो। अहमद को मैं कर रहा हूँ बार बार, अच्छा उसका सर। डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके सर, ये जो प्रिलिमिनरी मतलब डिप्लोमेटिक तो पहली स्लाइड है ना एक, उसका थर्ड पॉइंट तो थोड़ा सा सर बता दें। एक मिनट जी, और रात भी मैंने उसको हाईलाइट किया मैं हुआ था जनाब सर। अभी अभी बता देता हूँ। इसका मतलब जो है ना ये, अब आप अगर देखें तो हम जी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। जी सर। इसके लिए अब क्या है कि मसलन फॉर एग्जांपल अगर अपने हम कहते हैं कि किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी है, उसके लिए जरूरी है कि उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हो। जी सर। अगर किसी ने मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसके लिए जरूरी है कि उसने पहले माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो। ये है ना बिल्कुल सर। प्रिलिमिनरीज, बेसिक जी सर जी। रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे भी अब वो कहते हैं जो एनालिस्ट होता है, या जी हम सर। आम जुबान में पाकिस्तान में बोलें तो क्रेडिट मैनेजर जो होता है, उसकी क्या जी क्वालिटीज हैं या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसका जी सिर्फ काम यही नहीं है कि उसने लोन एप्लीकेशन को असेस करना है, बल्कि उसके और बहुत सारे रोल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर जो है उसकी क्वालिटीज पढ़ी होंगी कि मैनेजर की क्या क्वालिटीज होती हैं। आप इसको प्रिलिमिनरी की बजाय क्वालिटीज का कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। तो ये सॉरी है जी सर, इसका। इससे ऊपर जो स्लाइड है ना, इससे पहले वाली स्लाइड, उसमें थर्ड पॉइंट है, द हाँ जी, अनडिजायरेबल आउटकम दैट यू विश टू अवॉइड इज दैट द इंडिविजुअल फेल्स टू रीपे द लोन। अब हाँ जी, यहाँ पर तो ठीक है, आर इन द पैरेलल्स ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट। अब हाँ ये जी। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे सर? इसका इसका मैं बताने लगा हूँ आपका। इसका ये होता है जब आप किसी को लोन दे देते हैं, उधार चीजें दे देते हैं, तो उसके जी दो सर। ही आउटकम पॉसिबल है। जी सर। एक आउटकम है फेवरेबल, फेवरेबल को यहाँ पे डिजायरेबल कहा गया है कि आपको जो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है एज पर एग्रीमेंट वो मिल जाए। अब जी दूसरी तरफ क्या होगा, अनडिजायरेबल आउटकम या अनफेवरेबल आउटकम, वो ये होगा जी आप इस चीज से बचें कि वो या आपको पे ना करे, इंटेंशन उसकी बदल जाए, या वो डिफॉल्ट कर जाए। हमने बात क्या की थी कि आपको दो सूरतों में पैसे नहीं मिलने, या उसकी या तो एबिलिटी ना रहे, ability नहीं है, या वो फिर देना ही नहीं या फिर चाहता। उसकी इंटेंशन ना रहे। जी अब मैं सर। छोटी सी बात आपको बताता हूँ। अभी हम ये कोरोना को अगर लें तो जी कोरोना सर। के अंदर बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनका कारोबार चमक गया है, जी सर। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिन जो वाकई डिस्टर्ब हुए हैं।
अब अगर जी बैंक ने लैंडिंग की हुई है एक ऐसे बिजनेस को जिनका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हुआ, उनका बिजनेस सही चला है, लेकिन बैंक जी वाले जब जी उससे पैसे मांग रहे हो कहते हैं जी कोरोना की वजह से हमारा कारोबार ही नहीं हुआ। सही नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में एक दूसरा ऐसा है जिसका वाकयाता नहीं हुआ। तो अगर हम एग्जांपल लें तो ये जितना भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इनका तो जी एक दिन भी कारोबार बंद नहीं हुआ। नहीं जी हुआ सर। सर। अगर ग्रोसरी स्टोर वालों ने कोई लोन लिया हुआ है, अब वो बैंक जी वाले कह रहे हैं जी आप इंस्टॉलमेंट नहीं, वो कह रहे हैं जी कारोबार नहीं है। उसके बिल्कुल सर। मुकाबले में अगर एक स्कूल है, जी उसने लोन लिया हुआ है, स्कूल की फीसें वसूल नहीं हो रही, ये एक जेन्युइन बात है। तो क्या हो गया कि ये दोनों सूरतों में अनडिजायरेबल आउटकम आ गया। एक में क्या है, ड्यू टू बैड इंटेंशंस, एक में ड्यू जी टू पुअर एबिलिटी टू रीपे एबिलिटी। लोन। जी सर। तो ये चीजें एब्सोल्युटली। इसके सर ये अंदर है। सर ये सर एक थर्ड पॉइंट नंबर मैंने पे पूछना है सर। जी जी सॉरी, मुझे ना आवाज कम आ रही है जी। सर एक पॉइंट पूछना है मैंने भी, ये क्रेडिट सेकंड स्लाइड है क्रेडिट रिस्क, जी 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 इसमें दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है फॉर बैंक्स और दूसरा बैंक्स के नीचे है क्रेडिट रिस्क कैन अराइज इन द ट्रेडिंग बुक एज काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। इसकी कुछ समझ नहीं आई सर। अच्छा, इसका मैं बताता हूँ। जो क्रेडिट रिस्क है ना, ये जो ऊपर वाली मैंने पहले डेफिनेशन की है ना, सबसे ऊपर सेकंड स्लाइड में, ये जो जी सर। डेफिनेशन है ना, ये मैंने कोड की है रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस। मैंने आपको ना एक लिंक भी फॉलो करने के लिए दिया जी था सर, कि उसमें भी पीडीएफ। यही स्लाइड है, उसमें भी मैंने यही उसी डेफिनेशन से ये क्रेडिट रिस्क की डेफिनेशन ली है, क्योंकि क्रेडिट आपने रिस्क जो रेफरेंस है भी ना, दिया हाँ हुआ जी, है। क्रेडिट रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है ना, वो बैंक के अंदर होती है। जी सर। जी सर। इसीलिए मैंने वो बैंक को बेंचमार्क बनाते हुए स्टेट बैंक की तरफ से ये ले लिया। अच्छा, जी उससे जो नेक्स्ट स्लाइड है ना अगली, जरूरी नहीं है कि क्रेडिट रिस्क सिर्फ बैंक में होता है। क्रेडिट रिस्क हर उस जगह पे होता है जहां पे आप उधार लेन देन करते हैं। एग्जैक्टली सर। वो ट्रेडिंग का बिजनेस भी हो सकता है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी हो सकता है, वो किसी और सर्विसेज नेचर का बिजनेस भी हो सकता है। यानी कहीं पे भी मतलब क्या है कि आपने जिससे उधार किया है, इन जी सर। फ्यूचर किसी भी वजह से आपको हो सकता है कि आपको पैसे ना मिले। अब फिर मैं कोविड-19 पे आता हूँ। इससे सिर्फ बैंकों को नहीं वापसी में मुश्किलात मिली, अब एक कारोबार ने जब दूसरे से लेन देन किया हुआ था वो भी डिस्टर्ब है। पूरा सर्कल खत्म हुआ है। यानी जिसने जिससे लेने हैं उसको पैसे नहीं मिल रहे, ये डिस्टर्ब हुआ है। तो अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि बैंक का होना जरूरी है। यानी उसके लिए क्या था, उधार लेन देन कुछ भी हो उसके अंदर होता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वो मैंने जर्नल की है। जी सर। ठीक है जी, तो ये मैंने जी जी जर्नल सर। की है उसमें। इसीलिए क्यों, जी पहले हमने बैंक को स्पेसिफिकली किया, उसके बाद मैंने ये लिख दिया है कि ये आप ये ना समझे कि ये सिर्फ यही होगा, ये सिर्फ जी सर। क्रेडिट रिस्क बैंक के अंदर होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे ही सर। और जी इसके अलावा सर ये इसी स्लाइड में ना सर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्रेडिट रिस्क में ये इवेंट्स जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो बैंक्रप्सी हो गया, दूसरा जी जी, फेलियर टू पे हो गया। ये सर थर्ड वन की मुझे थोड़ी समझ नहीं है कि एक लोन मिनट, रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है ये क्रेडिट कौन सी अब रिस्क के आप कह साथ। रहे हैं स्लाइड? वही वाली सर सर इसी स्लाइड अच्छा, मैंने स्लाइड लोन वही आपको। वाली रिस्ट्रक्चरिंग स्लाइड। ठीक हो जी गया। सर। हाँ जी। अभी रिसेंट टाइम में जब शुरू के 2 महीने थे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को बोला कि आप 1 साल के लिए जो है प्रिंसिपल को डेफर्ड कर दें, जी सर। या अगर कोई चाहता है तो उसके आप लोन को रीस्ट्रक्चर कर दें। रीस्ट्रक्चर से मुराद ये होती है कि अब आप नई टर्म्स एंड कंडीशन के उसको दोबारा से स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब जब इस तरह की चीज होती है, ये ज्यादातर जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग होता है इसमें बैंक से ज्यादा जो बारवर होता है उसको फायदा मिलता है। यानी ये जी ज्यादातर लोन रीस्ट्रक्चर वहां पे होता है जहां पे आपको डर हो कि ये अब डिफॉल्ट के करीब है। जी बहुत सारे सर। ये अब, अगर आप इसकी एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर लें
तो 10 साल तो मुझे सुनते को हो गया जी एमटेक्स बंद हो रही है। ये जो चैनवन का सारा ग्रुप है, चिनाब टेक्सटाइल, ये बंद हो रही है। ये जी क्या सर। हुआ है, फिर इनको बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं। वो बेल आउट पैकेज में ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी होती है, लेकिन लोन लोन रीस्ट्रक्चरिंग से क्या होता है, उनको बहुत सारे इनके जो इंटरेस्ट है वो माफ करने पड़ते हैं। जब आपका इंटरेस्ट माफ हो गया, आपको तो नुकसान हो गया, तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग में बैंक को क्रेडिट रिस्क ज्यादा हो जाता है कि जो ऑलरेडी पैसे हैं उनको होता है कि नहीं मिलने उसमें से कहीं। तो ये इसलिए उसको उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए हैं। बैंकरप्सी का मतलब है कि वो बिल्कुल डिफॉल्ट कर गया, जी सर। जैसा कि ये अब आप देखेंगे कि आगे आने वाला टाइम इसी पे होगा। ये कोविड-19 और बैंकरप्सी इसी पे पेपर आएंगे। फेल्योर टू पे, बात वही है कि वो पे नहीं कर सका, यानी वो भी डिफॉल्ट नहीं किया उसने, लेकिन अभी वो पे करने के काबिल नहीं। जैसा कि अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो शट डाउन नहीं हुए, ना वो चल रहे हैं, ना वो जी पे सर। कर रहे हैं, ना बंद हुए हैं अभी। तो वो वाली स्टेज है। तीसरा लोन रीस्ट्रक्चरिंग, तो जहां पे लोन रीस्ट्रक्चरिंग होगी वहां पे ये अल्टीमेट आ जाएगी। और जी इसके अलावा सर ये जो आजकल हम जाते हैं, अब सारा, अब कस्टमर तो इतने ज्यादा होते हैं लेकिन वो बैंक के अंदर जाने ही नहीं देते, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो कहते हैं जी आप मास्क के बगैर आ नहीं सकते। चले मास्क तो सबने लगा लिया, लेकिन अगर देखें तो वो सारे धूप में खड़े होते हैं, एक तो वो इकट्ठे खड़े भी नहीं हो सकते। तो क्या इससे रिलेशन खराब नहीं होता बिल्कुल बैंक होता के है साथ हमारा? कस्टमर बैंक रिलेशनशिप। अब उसमें क्या होता है, उसमें कस्टमर बैंक रिलेशनशिप ना सिर्फ खराब होता है, बल्कि क्या होगा कि अब जो बिजनेसमैन है उसकी कोशिश होगी कि हम बैंक में ट्रांजैक्शन ही ना करें, जी, ठीक है ना, हम कैश पे चला लें काम। ऐसे ही है। सर वो बचा भी सकते हैं ना अपना ये रिलेशन खराब होने से। अब हाँ इतनी जी, अब अपनी उसके मतलब लिए क्या होता है, ये जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं ना, उनको अगर आप देखें तो ब्रांच मैनेजर जो है, वो ब्रांच जो बैंक मैनेजर होता है वो अपने कमरे में बाकायदा से रिसीव करके गेट से लाता है अभी भी। अब ऐसे ही है। अब कई ऐसे हैं वो फोन करते हैं, जी हमारा बंदा बाहर खड़ा है, वो पहले से गार्ड को कहते हैं ये बंदा जो आएगा इसको नहीं लाइन में खड़ा करना, अंदर भेज दें। तो लाइन में रिजवान साहब ज्यादातर खड़े होते हैं जो छोटा तबका तनख्वाह लेने वाला है, जी जी सर, वही। जो बिल जमा करवाने वाला है, जिसकी थोड़ी सी भी जान पहचान है ना, वो लाइन में नहीं लगते। वो वजह क्या है, बैंक वांट टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद देम। जिसको पता है ना कि ये मेरी बैंक के अंदर वर्थ है, मैं वर्थ जी वाइल अकाउंट होल्डर हूँ, वो लाइन में खड़ा ही नहीं होता। नहीं सर होता। कॉर्पोरेट क्लाइंट कहाँ खड़े होते हैं? कारपोरेट क्लाइंट नहीं होते। और फिर उसके साथ ही आप देखें बैंकों ने क्या किया है, बैंकों ने फौरन उसके साथ अपनी जो इंटरनेट सर्विसेज है, फ्री इंटरनेट बैंकिंग, वो फ्री कर दी है एग्जैक्टली सर। कि सर हमारे फ्री कैसे? के कस्टमर्स साथ जो साथ हैं तो उन्होंने। वो जी डिस्टर्ब सर। ना हो, उनको हम मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। ऐसे ही सर, मैं उस दिन एक था, बैंक के बाहर ना काफी लोग खड़े थे, तो मैं एटीएम के लिए गया था, तो एक बंदा आया सीधा, वो लाइन में नहीं लगा, वो सीधा ही अंदर चला गया। गार्ड ने भी उसे नहीं रोका। तो फिर बाहर वाले भी गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं जी ये जो बाहर से आ रहे हैं आपने उसे रोका नहीं है, ये है वो है। फिर गार्ड ने बड़ी तसल्ली से उसे आंसर किया था, कहते यार मैं उसे इधर रोक लूंगा, 1 मिनट बाद मुझे अंदर से ऑर्डर आ जाएगा अंदर आने दो उसे। कहते क्या इज्जत नहीं रह जाएगी बताओ, तब तो ये मैं रीजन आने है ना। दूंगा ना। अब रिजवान साहब मैं बताता हूँ, आप लोग जी मार्केटिंग का एक कोर्स पढ़ रहे हैं। जी मार्केटिंग के अंदर जो अब सबसे कीवर्ड डिस्कस हो रहा है ना, वो रिलेशनशिप हो रहा है। जी मार्केटिंग का टोटल बेस रिलेशनशिप पे है। ये जितनी मार्केटिंग है ना अब, वो बेस ही रिलेशनशिप पे कर रही है। जी यानी अगर आप उसको पूरा पढ़े ना, सारी किताबों को कुछ करें, उसका अल्टीमेट एक ही आता है जी के मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। तो यही चीज यहाँ पे, और यही वजह है कि अगर आप देखें तो पिछले दिनों के अंदर बाकायदा से ये कोई 8-10 साल पहले अगर आप देखें तो रिलेशनशिप मैनेजर का कोई डेजिग्नेशन नहीं होता था बैंक में। अब बाकायदा से ये डेजिग्नेटेड पोस्ट है हर बैंक में, रिलेशनशिप मैनेजर।
उसका काम क्या है? उसका काम है कि आपने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना। तब वो रिलेशनशिप के लिए ना सारे बैंक्स ने अपनी एप्स थे ना, जिनकी ऑनलाइन एप्स थे, उनको बहुत मॉडिफाई किया। अब बिल्कुल ऐसा ही, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस है ना, वो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। बिल्कुल और ऐसा सर सर ही, अब उसके एटीएम चार्जेस भी कोई नहीं हो रहे। बिल्कुल एटीएम के ऐसा ही। चार्जेस उन्होंने रिमूव कर दिए हैं एचबीएल ने। तो मैं तो वही कहता हूँ ना कि वो ये अब क्या है, दिखाना चाह बेसिकली रहे ये हैं। है दे आर वांट टू फैसिलिटेट देयर कस्टमर्स। क्यों? अगर एक बैंक करेगा बाकी नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली बाकी उधर शिफ्ट हो जाएंगे। सर आजकल ज्यादातर जो बैंक यूजर्स है ना, वो यही कहते हैं कि अच्छा यार कौन सा बैंक है, चले उसके थ्रू हम कर लेते हैं, जो ज्यादा फैसिलिटेट आपको कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही इन है। दिनों देखें तो आप, जो सर्विसेज है ना, ये एक असूल है, वैसे ही असूल है जनरल, कि जब इक्वल सर्विसेज हो रही हो ना ऑफर, तो फिर उसमें देखा जाता है आगे हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। अब इसीलिए वो पोस्ट परचेज बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है कि बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज मार्केट के अंदर अगर छोटा मोबाइल है ना, उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है तो वो कंपनी फेल हो जाती है विद इन अ मंथ। यहाँ पे वही मोबाइल बिकते हैं जिनके यहाँ पे आपको कस्टमर सेंटर से मिलते हैं, वारंटी जी फैसलाबाद के अंदर ही जी क्लेम हो जाएगी। तो ये सारे का सर हम सारा कोई वही या कोई एसेट वगैरह कोई भी खरीदते हैं जब, तो हमारा सबसे पहले जो होता है वो यही होता है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज अवेलेबल आफ्टर है। सेल सर्विसेज, और यही चीज होती है, यही यही मेन है ना। करते हैं। ये बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप की बात हो रही है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को कहाँ तक फैसिलिटेट करती। और इवन सर पता नहीं अभी अब आप लोगों का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो बैंक अल-फलाह तो 10-15 साल से बकायदा से जो उनके कारपोरेट क्लाइंट्स हैं, उनकी बर्थडे के ऊपर उनको बकायदा से केक जाता है, बेस्ट सर विशेस आता है कार्ड जाता है। सर, उस सेरेना का केक आता है, और ये बल्कि न्यू ईयर पे भी आता है, बिल्कुल यही है ना। और वो ये तो स्पेशल दिस सेरेना इज का द टैग बेसिक। लगा होता है। ये रिलेशनशिप की बात ये है। फिजिकल जाता है या सिर्फ मैसेज पे जाता है? हाँ जी, वही नहीं ना नहीं नहीं, जी, फिजिकली आता है। फिजिकली। नहीं सर, हमें तो सर मैसेज पे आता है। अच्छा, आप लोगों को भी नहीं मैसेज आता है ना, वो देखें, एक होता है ना सीबीए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो उन्होंने केक की कीमत वहां भरनी है जहां उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलना है। ऐसा ही है सर। सर अभी एक बात अब पूछी, जब आप ये बंद हो जाएगी मीटिंग फिर? कोई नहीं, हम फिर दोबारा मैं कनेक्ट कर लूंगा ना, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे आप पास करें। अब है जो 40 मिनट्स का ये है बैरियर, तो फौरन बाद फिर मैं दोबारा से कनेक्ट कर लूंगा। और मेरा ख्याल यही लिंक रहना है, मेरा मीटिंग का आईडी भी यही रहना है। जी सर। पिछले पिछले वीक भी यही था। जी सर, यही था, मैंने हाँ वही जी, कनेक्ट किया। हाँ जी। तो आप करें बात, जो ही वो मीटिंग को